हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से साथियों रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। साथियों आज की इस श्रृंखला में हम रीजनिंग की पार्ट संख्या 100 को कवर करेंगे। यानी कि आज की जो क्लास है साथियों बहुत स्पेशल क्लास है। आज की क्लास में हम 100वीं रीजनिंग की क्लास आप सभी के सहयोग से करने जा रहे हैं और निरंतर मैंने क्लासेस लेने का प्रयास किया है। दोस्तों पिछले 3 दिनों से क्लास नहीं हुई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमने आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन दे दी थी हमारी क्या प्रॉब्लम थी। आज की इस क्लास में दोस्तों हमेशा की तरह हम रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न रहने वाले हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात करो। तो दोस्तों आपके सामने ये एक लुप्त संख्या का शानदार सा सर्कल बेस्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को, जो कि सीरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पर हमें डबल क्वेश्चन मार्क है, इनके स्थान पर बताना है क्या आएगा। इसके अतिरिक्त साथियों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि स्लोजिस्म यानी कि सादृश्यता से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है विमान अगर विमानशाला से संबंधित है तो कार किससे संबंधित हो जाएगी। इस क्वेश्चन कार के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और दोस्तों ये एक जादुई आंकड़ा है जो आप सभी के सहयोग से हमने पूरा किया है, पार्ट संख्या 100 यानी कि क्लास संख्या 100। दोस्तों इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है। यदि आप हमें ना देखते, आप हमें सपोर्ट ना करते तो शायद आज हम इस क्लास पर नहीं पहुंच पाते। और बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो शुरुआत तो करते हैं लेकिन इस तरह की निरंतर इस तरह के नियम से क्लासेस, इस तरह के 100 पार्ट रीजनिंग के मुश्किल है कोई ही करवाता होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम ये क्लास के द्वारा आज ऐलान करते हैं कि दोस्तों आपका जो एसएससी जीडी है उसके लिए टॉपिक वाइज रीजनिंग इसी चैनल पर करवाएंगे। जब आपका जो है पेपर मतलब नज़दीक आ जाएगा, या कह सकते हैं जब आप एसएससी जीडी में क्या करेंगे, आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो लगभग 26 या 28 तारीख के बाद से हम निरंतर आपकी क्लासेस शुरू कर देंगे, चैप्टर वाइज रीजनिंग की क्लासेस। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एसएससी जीडी के लिए हिंदी मिलेगी। उसके साथ साथ जीएस जी के सारे पोर्शन आपके मैथ को छोड़ करके, हो सकता है हम व्यवस्था कर रहे हैं कोई एक टीचर मिल जाए ताकि मैथ भी आपकी कंप्लीट हो सके, तो मैथ को छोड़ करके मैं जीएस, हिंदी और आपका क्या बोलते हैं रीजनिंग, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट मैं गारंटी लेता हूँ आप जब यहाँ पर पढ़ेंगे तो जिस तरह से आज रीजनिंग सीख रहे हैं उसी तरह से आप हिंदी और जीएस को भी रटेंगे, याद करेंगे। और जीएस में मैं गारंटी देता हूँ आपके नंबर नहीं कटने दूंगा। तो दोस्तों आज 100वीं क्लास थी तो आपके लिए कुछ स्पेशल करना था, तो इसके लिए हमने ऐलान कर दिया हिंदी, जीएस और रीजनिंग मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एसएससी जीडी में बिल्कुल फ्री रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। आप सभी का सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों हमेशा की तरह आप इनमें से यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी दरोगा, यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट और भी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें भी आपका रीजनिंग पूछा जाता है, तो ये पार्ट वाइज रीजनिंग, ये जो पार्ट चल रहे हैं निरंतर, ये जो पार्ट है 100वां पार्ट है, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन हमने आपके लिए शामिल किए हैं। और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लासेस भी आपकी शुरू हो जाएगी 28 तारीख के बाद से। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। तो आपको यदि इस क्लास का दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करना है, इफ़ यू वांट टू पीडीएफ ऑफ दिस क्लास यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से, और हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपके लिए कुछ जो नया है वो हमने बता दिया, उसके लिए प्रयास करने की शुरुआत करेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है अगर सादृश्यता का क्वेश्चन है बीडीएसी संबंधित है एफएचईजी से तो एनपीएमओ किससे संबंधित होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अगर बात करें साथियों इस प्रश्न की, तो सबसे पहले इनके क्या लिखेंगे, हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे यानी कि स्थानीय मान लिखेंगे। तो 2 पर बी, 4 पर डी, ए 1 पर, सी 3 पर, इस तरह से लिखेंगे। और इसे लिखा क्या गया है तो दोस्तों याद रखेंगे, एफ मतलब 6 लिखा गया है, उसके बाद क्या है एच मतलब 8 लिखा गया है, ई मतलब क्या कहेंगे तो दोस्तों आप कहेंगे 5 लिखा गया है,
और ई मतलब जी मतलब 7 लिखा गया है। तो जब आप इसके लॉजिक को समझेंगे तो लॉजिक बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या हुआ है, +4 हुआ है, उसके बाद फिर से +4 हुआ है, उसके बाद यहाँ पर भी +4 हुआ है और यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर भी यानी कि +4 हुआ है। यानी कि सारे के सारे जो लॉजिक चल रहे हैं +4 के चल रहे हैं। तो यदि n में हम +4 करें दोस्तों, 14 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 18 आएगा और 18 प्लेस वैल्यू r का होता है दोस्तों। r से ऑप्शन बी नहीं शुरू हो रहा है, डी नहीं शुरू हो रहा है, तो ये गलत हो गए। इसके बाद देखिए p होता है दोस्तों 16 पर, तो 16 पर होता है p, तो r के बाद p आना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर 4 जोड़ेंगे 16 में। ठीक है, यहाँ पर p 16 पर होता है और इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20, यानी कि t होना चाहिए। r के बाद t की शुरुआत होनी चाहिए, तो r t देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि विमान अगर विमानशाला से संबंधित है तो कार किससे संबंधित हो जाएगी। देखिए जो विमान होता है उसको जो रखने का स्थान होता है, जो एयरपोर्ट होता है जहां पर विमान लाइन से खड़े होते हैं, तो उस स्थान को दोस्तों विमानशाला कहा जाता है, यानी कि विमान के खड़े होने का स्थान। ठीक है, विमान के खड़े होने का स्थान क्या हो जाएगा, विमानशाला हो जाएगा। उसी प्रकार कार के खड़े होने का स्थान क्या होगा, तो दोस्तों आप सभी याद रखेंगे गैराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, गैराज आपकी जो होगा वो कार के खड़े होने का स्थान होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। तो दोस्तों ये भी एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इस प्रश्न की चर्चा करें तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है 9 और 9 के सामने है 81। तो दोस्तों वो लोग क्या करेंगे, 9 के सामने अगर 81 है तो साथियों 9 का स्क्वायर हो गया। तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के सामने 49 है और हमें पता है कि 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। मतलब यहाँ पर अगर 9 था, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो विद्यार्थी सोचेगा सर 7 आएगा। लेकिन जब वो ऑप्शन की तरफ जाता है तो वो बहुत चकरा जाता है कि सर इसमें ऑप्शन कहीं भी 7 नहीं है। तो क्या ये प्रश्न गलत है, और बहुत सारे विद्यार्थी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में इस प्रश्न को गलत बता देते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये प्रश्न बहुत शानदार है। आपको क्या करना है, 8 और 1 को जोड़ देना है। 8 + 1 कर देंगे अगर, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कहेंगे साथियों 9 हो जाएगा। 8 + 1 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 और 9, 4 प्लस में 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा साथियों, आप कहेंगे सर 13 होगा। क्या किसी ऑप्शन में 13 है, सर ऑप्शन नंबर बी में 13 है और ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, पहली 2 संख्याओं को जोड़ना है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पता चल जाएगा क्या आएगा। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा विकल्प शेष 3 से भिन्न है। ऐसा कौन सा विकल्प है साथियों जो शेष 3 से संबंध नहीं रखता है। तो देखिए अंगूठी है, टायर है, चूड़ी है, प्लेट है। तो दोस्तों आप कहेंगे इसमें सर विषम क्या है, ये भी गोल होती है, ये भी गोल होता है, ये भी गोल होता है और ये भी गोल होता है। यानी कि अंगूठी उंगली में पहनी जाती है, गोल होती है। टायर आपके गाड़ियों में होता है, वो भी गोल होता है। चूड़ी भी गोल होती है और प्लेट भी गोल होती है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, जो अंगूठी होती है उसको पहनने के लिए उसके अंदर एक सर्कल होता है। याद रखेंगे अंगूठी में अंदर एक सर्कल होता है, तभी तो ऐसी अंगूठी बनती है। उसी प्रकार यहाँ पर आपका टायर बनता है तो इसमें भी एक सर्कल होता है। उसी प्रकार जब हमारी मम्मी लोग चूड़ी पहनती हैं उसके अंदर भी क्या होता है, सर्कल होता है, मतलब गैप होता है अंदर साइड। ठीक है, इस टायर में भी अंदर गैप होता है और इसमें भी अंदर गैप होता है। लेकिन जब हम थाली या प्लेट को देखते हैं तो थाली केवल ऐसी क्या मिलती है, गोल मिलती है और उसमें अंदर कहीं भी छिद्र नहीं होता है। अन्य सभी में छिद्र होता है, जबकि गोल थाली क्या होती है, एक प्रकार की ठोस होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। हालांकि ठोस तो ये भी होती है लेकिन बीच में इनके गैप पाया जाता है, थाली में गैप नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी थाली विषम हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है $1 and 5 is equal to 14, $2 and $4 is equal to 40 माइनस का 41 है और यहाँ पर $7 and 9 हो जाएगा। तो क्या बताना है, ये बताएंगे कि क्या आएगा। देखिए इस प्रश्न को देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर हमको प्रतीक के बारे में सोचना है। ये जो प्रतीक हैं इनके बारे में कुछ मानना है, इसका लॉजिक क्या बना है वो समझेंगे हम। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे $1, 9 एंड 5। तो इस तरह से इसे 14 लिखा गया है। तो इसके लिखने का मतलब क्या है, लॉजिक क्या है वो समझिए आप लोग। देखिए ये जो डॉलर है, डॉलर को एग्जामिनर के द्वारा कुछ नहीं माना गया है। डॉलर का मतलब है ये जो 2 संख्याएं हैं ये आपस में एक जैसी हैं। मतलब डॉलर को हटा देंगे तो ये 2 संख्याएं कैसी हो जाएंगी, मतलब 19 हो जाएगा। और एंड का मतलब यहाँ पर उसने माइनस माना है। गौर से समझिए, डॉलर यहाँ पर हम लिख देते हैं। डॉलर का मतलब है संख्याओं में कुछ नहीं है, यानी कि संख्याएं जैसे 19 थी
1 और 9 के बीच में डॉलर था, तो ये 19 इस तरह से लिख जाएंगे, मतलब 19 हो जाएगा। और ये जो एंड था इसका मतलब था दोस्तों माइनस, ठीक है, इसको समझना है आपको। तो ये 19 हो जाएगा और एंड का मतलब माइनस है, तो 5 चला जाएगा, 14 बचेगा। अब देखिए इसका लॉजिक समझिए, इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। मतलब क्या है, दो एंड 4 और डॉलर 3। तो एंड का मतलब अभी हमने देखा था क्या था सर, माइनस था, तो 2 का माइनस हो जाएगा, और डॉलर का मतलब कुछ नहीं था, मतलब संख्याएं आपस में जुड़ रही थी, मतलब ये 43 हो जाएगा। तो दोस्तों जब 43 माइनस का है और 2 प्लस का है तो क्या बचेगा, 41 बचेगा ना माइनस का, इस तरह से। उसके बाद आप अगर समझेंगे इसको आगे, तो आगे जब देखेंगे तो दोस्तों कहेंगे ये रहा $7 एंड 9। तो दोस्तों ये इसको ऐसे लिखते हैं, $7 एंड 9। तो अभी हमने देखा था डॉलर का मतलब कुछ नहीं, मतलब दोनों संख्याएं आपस में जुड़ रही हैं, मतलब ये जो 7 9 है इसको 79 लिख देंगे, और एंड का मतलब माइनस है तो माइनस कर देंगे, और दोस्तों इस तरह से हमारा 79 में से 9 जाएगा तो 70 बचेगा। लॉजिक प्यारे दोस्तों यही था, और बहुत शानदार लॉजिक था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए जिनको समझ में नहीं आया है तो आप 20 से 30 सेकंड पीछे जाइए, वीडियो को समझ लीजिए, तो अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में रेड को 18 5 14 लिखा गया है, तो रेड का कोड क्या होगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रेड को लिखते हैं REA और D, ठीक है। इसको क्या लिखा है, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले 18 है, उसके बाद 5 है, फिर 1 है, फिर 4 है, इस तरह से लिखा गया, 18 5 14 लिखा गया है इस तरह से। तो आप समझिए इसको लिखा कैसे गया है, इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे लिखने का मतलब क्या है। तो दोस्तों समझना है, यहाँ पर R जो होता है अभी हमने पीछे बताया था 18 पर होता है, और R 18 पर होता है, प्लेस वैल्यू दे रखी है। E दोस्तों 5 पर होता है, प्लेस वैल्यू दे रखी है। A 1 पर होता है, प्लेस वैल्यू दे रखी है। D 4 पर होता है तो प्लेस वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब क्या है, जो ये नंबर है जिनका जो स्थान है वही सेम लिख देना है। तो R है, A है, आगे T है, फिर E है, तो ये हो गया ना रेट। इसी के बारे में कोड बताना है, तो रेट का बता सकते हैं। R मतलब सर 18 होना चाहिए, A मतलब 1 होना चाहिए, T मतलब 20 होना चाहिए, और E मतलब 5 होना चाहिए। मतलब 181 205 कौन से ऑप्शन में है। देखिए 181 520 है तो ये गलत हो गया, 181 025 है तो ये गलत हो गया, 181 914 ये गलत हो गया। केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्तों बचेगा, जो आपका सही उत्तर बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में एंटीसिपेशन को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रोडक्टिविटी को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे एंटीसिपेशन। क्या लिखेंगे, ANTI, एक मिनट, AN है, उसके बाद TI है, ANTICIPATION। तो इसी तरह तो एंटीसिपेशन लिखा गया है। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखा गया है, इसका कोड क्या लिखा है ये समझिए। तो जब हम एंटीसिपेशन के कोड की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर I, उसके बाद C, फिर I, फिर T, फिर N, उसके बाद A, इस तरह से लिखा है। ICITNA, उसके बाद NO, ठीक है, NOITIAP, इस तरह से लिखा है ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही लिखा है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसको लिखा कैसे गया है। तो प्यारे दोस्तों इसका लॉजिक समझना है आपको। ये देखिए ये 6 अक्षर हैं और ये 6 अक्षर हैं। इसका क्या किया है, इसने यहां से लिखना शुरू कर दिया है, यहां से इस तरह से लिखना शुरू कर दिया है। मतलब क्या है, गौर से फिर से समझिए, एक मिनट। यहां पर देखिए, यहां पर जो I है पहले है, C है, फिर I है, फिर आगे I है, T है तो यहां पर T है, N है तो यहां पर N है, A है तो फिर यहां पर भी A है। मतलब पीछे से लिख दिया है, आधे आधे लेटरों को विभाजित कर दिया है, पीछे से लिख दिया है। तो दोस्तों उसी प्रकार हम प्रोडक्टिविटी को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, प्रोडक्टिविटी को। तो प्रोडक्टिविटी को सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमें। तो दोस्तों हम लिखेंगे प्रोडक्टिविटी, PRO, ठीक है, DUCTI, उसके आगे क्या होगा, VITY और Y, एक मिनट, VITY। तो इनको सबसे पहले तो हमें 6 अक्षरों में विभाजित करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, 6 अक्षरों में विभाजित। तो 6 अक्षरों में विभाजित कुछ इस तरह से होगा। जब इस तरह से दोस्तों ये विभाजित होगा तो आप समझिए, देखिए 6 अक्षर हो गए ना, हाँ आप कहेंगे हो गए। तो आप अब क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर C है, U है, तो आप कहेंगे सर CU आना चाहिए। CU से शुरुआत हो रही है, सारे के सारे ऑप्शन की CU से शुरुआत हो रही है। उसके बाद देखिए दोस्तों लास्ट से चेक कर लेते हैं। तो ये जो Y है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, TI है। तो दोस्तों ये क्या होना चाहिए, आप कहेंगे यहाँ पर देखिए सबसे पहले होगी Y, फिर होगा T, फिर होगा I, उसके बाद V, फिर यहाँ पर I, फिर T, मतलब IT लास्ट में होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, IT लास्ट में होना चाहिए। आप कहेंगे सर IT अगर लास्ट में होगा तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर TI लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए CU के बाद क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर CU के बाद हो जाएगा DO, CU के बाद हो जाएगा DO, सारे के सारे ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद को हो जाएगा OR, ठीक है, CU के बाद हो जाएगा DO, फिर हो जाएगा RP, DURP। तो इस तरह से होना चाहिए DURP, DORP। देखिए यहाँ पर PR है, गलत है, DORP, तो यहाँ पर दे रखा है, हो सकता है DURP यहाँ पर दे रखा है, हो सकता है। इसके बाद फिर आगे क्या देखेंगे, तो आगे देखेंगे YT होना चाहिए, YT, लेकिन देखिए यहाँ पर गौर से देखेंगे तो TY है और यहाँ पर YT है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो चुका है। केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है 4 बच्चे अकरम, बोप्सी, प्रिया और तुलसी सीढ़ी पर हैं। अकरम सीढ़ी पर बोप्सी से ऊपर है, बोप्सी अकरम और प्रिया के बीच में है। यदि तुलसी अकरम से ऊपर है तो नीचे से दूसरा व्यक्ति कौन है। तो सबसे पहले एक क्रम बनाएंगे और इस क्रम में देखिए पढ़िए, अकरम सीढ़ी में बोप्सी से ऊपर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पर लिखेंगे अकरम, ठीक है, ये हो गया अकरम। और किससे ऊपर है, तो दोस्तों आप कहेंगे बोप्सी से ऊपर है, तो ये बोप्सी से ऊपर हो गया ना अकरम, आप कहेंगे बिल्कुल सर हो गया। आगे कह रहा है बोप्सी अकरम और प्रिया के बीच में है, तो अकरम और प्रिया के बीच में कौन है दोस्तों, बोप्सी है, तो प्रिया यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, ये हो गई हमारी प्रिया, बोप्सी से नीचे, अकरम और प्रिया के बीच में बोप्सी हो गई, ठीक है। इसके बाद आगे कहा है दोस्तों यदि तुलसी अकरम से भी ऊपर है, तो अकरम से ऊपर कौन है, अकरम से ऊपर आप कहेंगे सर तुलसी है, अकरम से ऊपर हो जाएगी तुलसी। और अब क्या कहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, तो नीचे से दूसरा व्यक्ति कौन है, नीचे से दूसरा देखेंगे तो सर बोप्सी आएगा, क्या आएगा, बोप्सी आएगा, और बोप्सी हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। चलिए कर देते हैं। देखिए तो शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश, तो सबसे पहले क्या आएगा, आप कहेंगे सर हम अगर इसको सभी को देख लें तो FOL सभी में मिल रहा है, FOL, यहाँ पर भी FOL है और यहाँ पर भी FOL है, गौर से समझना है, चारों ऑप्शन में FOL है। उसके बाद क्या है, आप कहेंगे L आ रहा है 12 पर, उसके बाद K आ रहा है 11 पर, ठीक है, K हमारा 11 पर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी L 12 पर आ रहा है और यहाँ पर I 9 पर आ रहा है। तो आप बताइए इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, आप कहेंगे जो सबसे छोटा होगा सर वही सबसे पहले आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 से शुरुआत होनी चाहिए। क्वेश्चन की जो शुरुआत होगी आंसर की वो ऑप्शन नंबर 4 से होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों के दोनों गलत हो गए। उसके बाद सर क्या आएगा, तो आप कहेंगे उसके बाद क्या आ सकता है उसको देख लेंगे। 4 तो हमारा फिक्स हो गया फर्स्ट पर, 4 तो हमारा फर्स्ट पर फिक्स हो गया। उसके बाद देखिए के आगे देखेंगे मतलब क्या है, I 9 पर है। इसमें आगे देखेंगे तो दोस्तों क्या है, कोई नंबर ही नहीं है, तो मतलब 4 के बाद 2 पर ये फिक्स हो गया, 4 के बाद 2 पर फिक्स हो जाएगा आपका कौन सा, दूसरा। तो 4 के बाद 2 आना चाहिए, तो देखेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में 4 के बाद 2 रखा है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में 4 के बाद 3 है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है। उसके बाद ये आ जाएगा आपका तीसरे नंबर पर और ये आ जाएगा चौथे नंबर पर, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मतलब लास्ट में कौन सा, तीसरा वाला आना चाहिए, तो लास्ट में ये हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है एक आदमी पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह 270 डिग्री सुई के चलने की विपरीत दिशा में घूमकर 12 किलोमीटर चलता है और उसके शुरुआती बिंदु से वह अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी क्या है ये बताना है। चलिए बता सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए। सबसे पहले कोई व्यक्ति है वो पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, तो पूर्व की ओर इसको मुख करके खड़ा कर देते हैं और कह रहा है अब उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर अगर इसको मोड़ दूं मैं तो 5 किलोमीटर चला दूंगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 5 km, ठीक है, इसको समझना है। इसके बाद दोस्तों कह रहा है वह 270 डिग्री सुई के चलने के विपरीत दिशा में, तो हमें पता है दोस्तों जो सुई होती है वो कौन से दिशा में चलती है, आप कहेंगे क्लॉकवाइज, इस तरह से चलती है सुई, टिक टॉक टिक, ठीक है, इस तरह से चलती है सुई। लेकिन ये कह रहा है सुई के चलने की विपरीत दिशा में, मतलब इस दिशा में मोड़ रहा है 270 डिग्री। इस दिशा में अगर 270 डिग्री मोड़ रहा है दोस्तों, तो आप देखिए उत्तर की ओर मुख है, 90 डिग्री मुड़ेगा पश्चिम में जाएगा, फिर यहाँ पर मुड़ेगा मतलब 180 डिग्री दक्षिण में जाएगा,
फिर 270 डिग्री जाएगा तो इस दिशा में मुड़ेगा, मतलब पूर्व की दिशा में इसका अब मुख हो जाएगा। इसका जो मुख होगा यहाँ से पूर्व दिशा में हो जाएगा और 270 डिग्री मुड़ने के बाद दोस्तों उसने दूरी तय की है कितनी, 12 किलोमीटर। तो ये दूरी बनेगी साथियों 12 किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी हमारी 12 किलोमीटर हो जाएगी। अब कह रहा है शुरुआती बिंदु से अंतिम स्थान के बीच न्यूनतम दूरी। देखिए शुरुआती बिंदु से अंतिम स्थान के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ पर बनेगी, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु, ये इनके बीच की ये जो दूरी होगी, ये जो दूरी होगी ये बतानी है। ठीक है, ये रेड कलर की दूरी आपको समझना है और यही दूरी हमें बतानी है। तो हमने दोस्तों एक 888 पढ़ा है, क्या पढ़ा है, गौर से समझना है। हमने एक 888 पढ़ा है, 5 उसके साथ साथ 12 और एक 13। ठीक है, 5 12 13 का दोस्तों हमने 888 पढ़ा है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों 5 है, ये क्या हो गया कर्ण, सॉरी ये हमारा क्या हुआ लंब, आधार हमारा हो जाएगा 12 क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हमारी दिशा कर्ण हो जाएगी और कर्ण बनेगी 13 की। ठीक है, आधार और लंब से ज्यादा होती है कर्ण, तो 13 किलोमीटर इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी में। यदि आपने थोड़ा सा भी 888 पढ़ा है तो आपको ये प्रश्न चुटकियों में बन जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। और यदि नहीं समझ में आया तो किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस का। पाइथागोरस का प्रयोग करके 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर प्लस 144, 144 मतलब 169 और 169 का वर्गमूल लेंगे तो भी 13 आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी ही हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। क्या है, इन शब्द के नॉलेज के प्रयोग करके हमें क्या करना है, ऐसे शब्द चुनने हैं जिसको हम बना सकते हैं। तो नॉन को देखिए KNOWN, KNOW, लेकिन दोबारा से एन नहीं है तो ये वाला गलत हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर जो दोस्तों ए है ये गलत है क्योंकि इसमें 2 बार एन आया है। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को, WONDER, WON, उसके बाद DE, लेकिन यहाँ पर नॉन में कहीं भी आर नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी भी क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद है गो डाउन, गो डाउन मतलब GO, फिर DO मतलब 2 बार ओ है, तो नो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि नॉलेज में कहीं पर भी 2 बार ओ नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब बचा हमारे पास केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी, गोल्डन। तो इसको हम बना सकते हैं GOLDEN। ठीक है, इसको बना सकते हैं GOL, देखिए ये हो जाएगा GOLDEN। ठीक है, गोल्डन बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक को ज्ञात करना है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझिए। कह रहा है प्रश्न आकृतियां दे रखी हैं, उत्तर आकृतियों में छांट के बताना है क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनका संबंध समझेंगे क्योंकि ये सादृश्यता का जो आपका क्या होता है, नॉन वर्बल होता है, उसका क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहां पर अगर समझे तो यहां पर आप कहेंगे ये एक आकृति है कुछ इस तरह की, यहां पर अलग साइड में बना के दिखाते हैं। ये आकृति आपको कुछ इस तरह से ऊपर नीचे की ओर दिखाई दे रही है और उसके बाद इस आकृति का संबंध किससे है, तो दोस्तों उस आकृति से है जिसका संबंध ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब पहले मुख नीचे की ओर था, अब ऊपर की ओर हो गया। ये क्या हो गया, आप कहेंगे सर अपोजिट मुख हो गया। क्या हो गया, अपोजिट मुख हो गया। उसी प्रकार अब यहां पर देखिए इस आकृति में आपको क्या देखना है, आप कहेंगे सर इसका मुख कौन सी दिशा में, पश्चिम की दिशा में है, लेकिन इसका मुख होना कहां पर चाहिए, तो आप कहेंगे सर इसका मुख होना चाहिए हमारा कौन सी दिशा में, पूर्व की दिशा में। यानी कि अपोजिट ही तो बनाना है और अपोजिट बनाना है तो पूर्व की दिशा में होना चाहिए। देखिए यहां पर पूर्व की दिशा नहीं है, गलत है, यहां पर भी नहीं है, गलत है। अब दो दिक्कत ये आ गई कि दो आकृतियां ऐसी हैं जिनका मुख पूर्व की दिशा में है, तो कारण क्या है, इसका सही उत्तर कैसे बनेगा। देखिए अभी हमने जब देखा था इसको, इसमें क्या था आपके, ये मान लेते हैं अगर इसको 20 से काट दें तो ये आपका राइट हो जाएगा, तो ये भी राइट हो जाएगा। मतलब दोस्तों क्या है कि आप समझिए यहां पर ये राइट की ओर, ये आपकी क्या है, आपके दाएं हाथ की ओर आकृति बनी है। उसी प्रकार इस आकृति को देखेंगे तो ये भी आपकी दाएं हाथ की ओर बनी है। मतलब अगर इस आकृति को देखें तो ये आकृति नीचे है जबकि ये आकृति ऊपर है। मतलब क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए दोस्तों इन आकृतियों को समान तरीके से, जैसे ये जो आकृतियां हैं, आप अगर ये दो आकृतियों को देखें इन दो को, तो ये दोनों समान तरीके से हैं, इसी दिशा में, मतलब इसी दिशा में दोनों की दोनों बनी हुई हैं लेकिन अपोजिट बनी हुई हैं। उसी प्रकार ये देखिए यहाँ पर ऊपर की दिशा में है, तो आप कहेंगे सर इसी प्रकार से हम इसको इस तरह से नीचे की दिशा में ऐसे बना देंगे। ठीक है, इस तरह से बना देंगे, इस तरह से, तो हमारा सही उत्तर बन जाएगा क्योंकि ये भी ऊपर हो जाएगी, ये भी ऊपर हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में।
क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में तो नीचे की ओर दे रखी है, तो ये गलत हो जाएगी, ये ऑलरेडी 2 गलत है। केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें हमसे पूछा है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक ये क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर बताना है कौन सा अंक आएगा। तो दोस्तों इसका भी लॉजिक समझिए, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण लॉजिक है। लॉजिक क्या है इसको आपको समझना है। देखिए ये जो अंदर का सर्कल है दोस्तों, ये जो हमारा अंदर का सर्कल दे रखा है, इसको समझना है आपको, इस वाले को। तो इस वाले में हम इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे। कहां पर चलाएंगे? क्लॉकवाइज चलाएंगे, तो इसी से हमारा इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे, गौर से समझना है। ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, इनको लिखेंगे 3 + 4, तो आप कहेंगे सर हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, उसके बाद इसी 3 को, पहली वाली संख्या को, इसी संख्या को दोस्तों आप 7 में जोड़ देंगे। ठीक है, इसी संख्या को, मतलब कौन सी वाली संख्या, यहां पर समझिए ये जो 3 संख्या है, पहले इन दोनों को आपस में जोड़ना है, उसके बाद ये जो पहले वाली संख्या थी उसको आपस में जोड़कर क्या कर देंगे, हम 10 बना देंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए, आपको अभी लॉजिक समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, यहां पर मैं कहना क्या चाहता हूं उसको समझिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं यहां से। इसको जब हम यहां से हटा देंगे तो अब हमारे पास कुछ इस तरह की आकृति फिर के पहले जैसी हमारे सामने आ जाएगी। और उसको अब क्या करना है, अब की बार में दोस्तों आपको ये जो 4 है और ये जो 6 है, इन दोनों को जोड़ देना है। ये 4 और प्लस 6, इन दोनों को जब जोड़ देंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर 10 आ जाएगा। उसके बाद यही पहली आकृति, क्योंकि इसमें हमने पहली आकृति 3 जोड़ी थी जब इन दोनों को लिया था, लेकिन अब की बार 4 और 6 को लिया है, तो पहली वाली आकृति कौन सी है, 4 है। मतलब पहली वाली संख्या कौन सी है, 4 है। तो 4 को जोड़ेंगे दोस्तों 14 हो जाएगा। देखिए ये 14 बार दे रखा है, जैसे कि पिछली में 10 दे रखा था उसी प्रकार 14 दे रखा है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको फिर से हटाना है। इसको हम फिर से हटाएं तो अब की बार में 2 संख्या लेंगे, 6 और 8। जब इन दोनों को लेंगे दोस्तों, यहां पर हम जोड़ेंगे 8 + 6। ठीक है, 1 मिनट, यहां पर सबसे पहले क्या जोड़ेंगे, यहां पर 6 से जोड़ेंगे, 6 + 8। ठीक है, 6 + 8 जोड़ेंगे और पहली वाली ये जो संख्या है इसमें जोड़ देंगे। 8 6 होता है 14, और प्लस पहली वाली संख्या 6, इसको जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 20 यहां पर भी दे रखा है। अब हमें क्या करना है, तो अब फिर से समझिए, अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहां पर ये 8 है, ये 8 है, इसको समझना है, और ये 3 को समझना है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 प्लस में 3, तो दोस्तों क्या होगा, 11 होगा। और ये पहली संख्या कौन थी, इसमें 8 थी, तो इस 11 में 8 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 8 19 होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 19, इसका सही उत्तर है। इसको फिर से समझिए, इसका उत्तर कैसे बना है। पहले दोस्तों हमने 2 संख्याएं ली, पहले 2 संख्याएं ये वाली ली थी। यहां पर मेरा पेन जहां पर चल रहा है उनको समझिए, मैंने पहले ये 2 संख्याएं ली थी 3 और 4। 3 और 4 को जोड़ा था तो 7 आया था। और इसी वाले 3 को, मतलब ये जो पहला वाला 3 है, इसी 3 को हमने यहां पर आगे जोड़ दिया था तो 10 हो गया था, जो कि बाहर वाले में सर्कल में दे रखा था। उसके बाद हमने लिया 4 और 6, 4 और 6 को जोड़ा तो दोस्तों 10 आया। तो पहली वाली संख्या मतलब 4, ये वाली संख्या, ये यहां पर जोड़ दी तो 14 हो गया, जो कि बाहर वाले सर्कल में दे रखा था। उसके बाद अब हमने क्या किया, अब हमने दोस्तों 6 और 8 को लिया, 6 और 8 को जोड़ा तो 14 हुआ। और ये वाला जो 6 था इसको दोबारा से जोड़ दिया, क्योंकि ये पहली वाली संख्या 6 ही तो थी, जोड़ दिया तो 20 हो गया, जो कि बाहर वाले सर्कल में था। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, गौर से समझना है। अब हम लेंगे 8 को और 3 को, तो 8 और 3 को लेंगे तो 11 हो जाएगा। और हमने कहा था कि हम क्लॉकवाइज चलाएंगे दोस्तों, कहा था ना आपसे कि अंदर वाले सर्कल में क्लॉकवाइज चलाएंगे तभी उत्तर आएगा। तो पहली वाली संख्या थी इसमें 8, तो दोनों को जोड़कर 11 हुआ था, और पहली संख्या 8 दोबारा से जोड़ दी, 19 हो गया। और 19 इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों 19 आ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक यहां पर 2 क्वेश्चन मार्क है, इनके स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। तो इसको समझना है, जब भी ऐसी श्रृंखला आए और पास और नजदीक, फिर बड़े, फिर छोटे, फिर बड़े, छोटे नंबर दिए हों, तो आपको क्या करना है, ऐसी श्रृंखला में आपको अल्टरनेट सोचना है। अल्टरनेट सोचने का मतलब पहले 24 है तो एक नंबर छोड़ के 20 पे आ जाएंगे, दूसरा 20 है तो एक नंबर छोड़ के 16 पर आ जाएंगे, और उसके बाद एक नंबर छोड़ के अगले नंबर पर आ जाएंगे। तो देखिए 24 से 20 हुआ है तो दोस्तों क्या हुआ है, -4 हुआ है। 20 से 16 हुआ है तो -4 हुआ है। 16 से अगर हम -4 कर दें, इस श्रृंखला को बरकरार रखना है, तो पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों जो आएगा वो 12 आएगा। क्या आएगा साथियों, वो 12 आएगा, इसको याद रखेंगे। और पहले ही क्वेश्चन मार्क से पता चल जाएगा
कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। और पिछले का अगर लॉजिक क्रैक करें, इसका अल्टरनेटिव, ठीक है, कौन से का, एक मिनट यहां पर कलर चेंज करके बताते हैं। अगर इसका अल्टरनेटिव देखें तो 35 में से अगर -4 कर दें 31 आएगा, 31 में से -4 कर दें दोस्तों 27 आएगा, और 27 में से -4 कर दें तो लास्ट वाले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 23 आ जाएगा, और 12 23 इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ये बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप लोगों को अच्छे से समझना है। तो दोस्तों मैं जहां पर इस पेन को चलाऊं उसको समझना है। सबसे पहले देखिए यहां पर एक आकृति, अगर इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करें तो एक ऐसी आकृति बनाते हैं, और ऐसी आकृति को 20 से काटेंगे तो नंबर देंगे 1 और 2, कितना हो जाएगा 3। ये 3 कैसे हुआ है मैंने कई बार बताया है, एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझिए। यहां पर इस तरह से पहली आकृति, दूसरी आकृति इस दिशा में, और दोनों से मिलकर बनी तीसरी आकृति। तो इसको गिनते नहीं है, सीधे नंबर देके आपस में जोड़ देते हैं, तो ये हो जाती है हमारी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इस तरह से हमारे कितने पता चल जाएंगे, मैं 3 पता चल जाएंगे। देखिए जब भी इस तरह की त्रिभुज की आकृति बनी है उसमें कितने भी एक आधार से कट लगे हों, एक आधार से एक ही ऊपर वाले बिंदु एक होना चाहिए, जबकि आधार नीचे कोई भी हो। एक आधार है उसको सारे नंबर देके जोड़ देंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, सभी को जोड़ के 10 त्रिभुज इसमें बता देते हैं। ऐसे प्रश्न को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसी लॉजिक का प्रयोग करते हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, मान लीजिए मैं आपको कहूं, मैं अगर आपको कहूं, मेरी एक थोड़ी सी बात मान लीजिए कि सर यहां पर कोई भी आकृति नहीं है। ठीक है, ये अभी अभी हमारी यहां पर कोई भी आकृति नहीं है। तो आप कहेंगे इस तरह की अगर मैं आकृति को यहां पर हटा दूं, तो जब मैं इस आकृति को हटा दूंगा तो आप कहेंगे कुछ हमें इस तरह की आकृति यहां पर दिखाई दे रही है। कैसी, सर ऐसी आकृति दिखाई दे रही है, और ऐसी आकृति में एक बिंदु से 2 आधार पर 2 डंडियां टच हो रही हैं। देखिए ये वाली तो हो रही है, ये वाली, ये हो रही है ना, इस तरह की 4 लाइनें। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम कुल मिला के सीधा नंबर दे देंगे, 1 2 3, इसमें भी दे देंगे 1 2 और 3। तो कितनी हो जाएंगी, 3 3 6 त्रिभुज हमें इस तरह के पता चल जाएंगे। तो गौर से समझना है, आपको नजरें यहीं पर रखनी है, मैं इसको हटा रहा हूं। तो दोस्तों हमें 6 त्रिभुज पता चले थे ना, जब हमने इस आकृति को गायब कर दिया था। लेकिन जब इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो क्या पता चलेगा कि हमें त्रिभुज और मिल जाएंगे। एक त्रिभुज दोस्तों ये वाला मिलेगा, तो इसको हम +1 कर देंगे। उसके बाद एक त्रिभुज इस दिशा में विपरीत मिलेगा इस तरह से, तो फिर से +1 कर देंगे। और एक त्रिभुज ये नीचे वाला मिलेगा, कौन सा, ये वाला, ये नीचे वाला। एक मिनट यहां पर आपको दूसरे कलर से बताते हैं, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, एक त्रिभुज ये मिलेगा, तो एक +1 ये कर देंगे। मतलब एक यहां पर मिला था ऊपर, ये हो गया था, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में, एक ये वाला, तो 3 प्लस हुए। मतलब 6 के बाद अगर 3 करें, अगर हम 6 के बाद 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों 9 आएगा। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में 9 दे रखा है। इस आकृति में कुल मिलाकर के 9 त्रिभुज हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है, आशा करते हैं पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक बार से सेशन को आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने इस सेशन को शेयर नहीं किया है, शेयर कर दीजिए। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखो जब अपनी 50 क्लासेस हुई थी, थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं मुद्दे की, पढ़ाई से संबंधित। जब हमने 50 क्लासेस कंप्लीट की थी, इसके पार्ट नंबर 50 किया था, तो आपको वादा किया था जब तक हम रहेंगे तब तक आपके लिए ये क्लासेस पार्ट वाइज जरूर चलाते रहेंगे। और आज हमारी उसी श्रृंखला में 100 क्लासेस हुई हैं। और 100 क्लासेस में मैं आपको आज वादा कर रहा हूं कि मैं SSC GD, याद रखेंगे, SSC GD के लिए रीजनिंग बिल्कुल फ्री में चैप्टर वाइज करवाऊंगा। ठीक है, रीजनिंग बिल्कुल फ्री में दोस्तों चैप्टर वाइज करवाऊंगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए ये क्लासेस शाम के वक्त में हो सकता है, शाम को ही ये क्लासेस होंगी, क्योंकि सुबह के टाइम पर तो अपना पार्ट वाइज रीजनिंग चलता है। उसके बाद शाम को ये क्लासेस जरूर होंगी SSC GD की चैप्टर वाइज। ठीक है, आप लोगों को ये प्रयास कैसा लगा? इसके साथ साथ दोस्तों याद रखेंगे हिंदी की क्लास भी होगी, उसके साथ साथ GS GK। ठीक है, GS GK चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, केवल क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज GS GK के होंगे। तो दोस्तों ये बताइए कैसा प्रयास लगा? यदि क्लास पसंद आई है और ये जो हमने अनाउंसमेंट की है ये पसंद आई है, तो आप लोग अपने चैनल को देखते रहिए। ठीक है, देखते रहिए, आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, नई ऊर्जा के साथ, नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।